गुड आफ्टरनून साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जान है, जिसमें हम सभी की जान भी बसती है। दोस्तों, अगर हम सरल संरचना वाले एक कोष की जीवधारियों की बात करें तो उनके बॉडी के अंदर भोज्य पदार्थों का बनना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर उनके बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का बॉडी से इलिमिनेशन होना बड़े आसानी से सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से संपन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम जटिल संरचना वाले जीवधारियों की बात करते हैं या बहुकोशिकीय जीवधारी जो जटिल संरचना वाले हैं उनकी बात हम करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि भोज्य पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होना और उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नाइट्रोजनस वास्ट सब्सटेंसेज हैं उनके बॉडी के अंदर से उनका इलिमिनेशन होना सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए जटिल संरचना वाले जीवधारियों में एक विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, जिसे आज हम लोग बात करेंगे। वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे हम फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जहाँ तक सर्कुलेशन की बात है तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक कोई न कोई फ्लूइड होना चाहिए। एक आइडियल सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहली बात यह है कि उसमें कोई न कोई फ्लूइड होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग के केस में यह फ्लूइड हमारा ब्लड है। अब ये फ्लूइड जो है हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, इसके सर्कुलेशन के लिए कोई पंपिंग आर्गन होना चाहिए, जो ह्यूमन के केस में हार्ट है। और ये ब्लड हार्ट के माध्यम से जब पंप किया जाएगा तो कुछ वेसल्स में जाना चाहिए। ह्यूमन बीइंग के केस में हम देखते हैं कि वो ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरीज और वेन। इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में एक आइडियल सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारा ब्लड है जो हार्ट के माध्यम से पंप कर दिया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो हमारे बॉडी में प्रवाहित हो जाता है। जहाँ तक हम इस बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड मुख्य रूप से, सबसे पहले हम बॉडी फ्लूइड की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे हमारा सर्कुलेट होगा। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बॉडी फ्लूइड के बारे में जानेंगे। जहाँ तक बॉडी फ्लूइड की बात है तो हम देखते हैं कि 3 चीज़ें हमारी बॉडी फ्लूइड में आती हैं। सबसे पहली बात जो हमारी आती है वो हमारा है ब्लड। ये हमारा बॉडी फ्लूइड है। दूसरा हम कह सकते हैं कि लिम्फ, यह भी हमारा बॉडी फ्लूइड है। और हम अगर एक और देखना चाहें तो वो हमारा है हीमोलिम्फ। ये हीमोलिम्फ को जब हम लोग देखते हैं तो ये स्पेशली इंसेक्ट के केस में आता है। ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी फ्लूइड के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लड की बात करेंगे कि ये बॉडी फ्लूइड कैसे हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। आइए देखते हैं सबसे पहले हम ब्लड को। जहाँ तक हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड को अगर देखा जाए तो ये ऐसा बॉडी फ्लूइड है जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ एक जगह बन रहे हैं उनको विभिन्न पार्ट में लेके जाता है और साथ ही साथ जो है और सारे कार्य करता है। इसको हम लोग जानेंगे। तो जहाँ तक बॉडी को हम देखें, इस ब्लड को अगर देखना चाहें तो हम देखेंगे कि ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यह भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अब हम ये देखेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और किस तरह से हमारे बॉडी में ये कनेक्टिव टिश्यू का रोल प्ले करता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी के फंक्शन कैसे संपादित होते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले ब्लड। साथियों, हम ब्लड की जब बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि मुख्य रूप से 2 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा है प्लाज्मा
प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट है हमारा ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स। जहां तक प्लाज्मा की बात करें हम, ब्लड का कितना पार्ट होता है, तो मैक्सिमम पार्ट यही होता है, प्लाज्मा हमारा 55% प्लाज्मा होती है, और रिमेनिंग 45% जो है हमारे ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। अब हम ब्लड कॉर्पसेल्स को भी फर्दर जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 4 चीज़ें इसमें निकल के आती हैं, जिसको हम WBC या इसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, या एक और हम नाम देते हैं इसको ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। दूसरा हमारा पार्ट है RBC, या इसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो ब्लड प्लेटलेट्स का है, ब्लड प्लेटलेट्स। और चौथा जो हमारा पार्ट है स्पिंडल सेल्स। ब्लड प्लेटलेट्स को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जहां तक इनकी मात्रा की बात है, हम WBC को देखें या ल्यूकोसाइट्स को देखें, तो हमारे बॉडी के अंदर ये 5000 से लेकर के 6000, 5000 से 9000 पर डेसी लीटर। RBC की हम बात करें तो ये मिलियंस में पाए जाते हैं, 5 to 5.5 मिलियंस। और ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स से हम बात करते हैं तो 2,50,000 पर ml। जहां तक स्पिंडल सेल की हम बात करते हैं तो स्पिंडल सेल जो है, एक्सेप्ट मैमल्स, मैमल को छोड़ करके जितने भी वर्टिब्रेट हैं सब में यह पाई जाती है। यह विशेष रूप से ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। इसके न्यूक्लियस को हम देखें तो ओवल या राउंड होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा प्लाज्मा है 55%, इसके बाद से ब्लड कॉर्पसेल्स हैं 45%। इन ब्लड प्लेटलेट्स में ये 4 चीज़ें हमको देखनी है, WBC और ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनकी मात्रा 5000 से लेकर के 9000 पर ml, और RBC और इरिथ्रोसाइट्स जो हमारे मिलियंस में पाई जाती हैं, 5 to 5.5 मिलियंस, और ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जिसे हम कहते हैं 2,50,000 पर ml। और स्पिंडल सेल की बात हमने की। कई बार इनके आधार पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा सबसे ज़्यादा मात्रा ये पाई जा रही है। प्लाज्मा के बाद अगर हम इसमें देखें तो हम देख रहे हैं कि RBC है, RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के बाद जो है हम देख रहे हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि WBC का नंबर है। तो इस तरह से हम इसको क्रम से सजा सकते हैं। अब इसको याद करने के लिए कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि WBC का और क्या नाम है, या RBC का और क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हैं। तो इसको हम याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं, जिसको आसानी से हम लोग याद कर पाएंगे। आइए देखते हैं। लेट्स
लेट्स सा रफ्स कार्व्स। इसके माध्यम से बड़े आसानी से हम याद कर सकते हैं कि किसे हम क्या कहते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं यल फॉर, यल से ये WBC, W फॉर WBC, यल और WBC आर ल्यूकोसाइट्स। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। फिर इसी तरह से हम R देख रहे हैं, R फॉर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसी को हम ई से हम रिलेट कर सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक इसी तरह से हम B देख रहे हैं और B के ऊपर T लिखा हुआ है, तो B से हम इसको को रिलेट कर सकते हैं ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। और ये हम देख रहे हैं स्पिंडल सेल होती ही हैं। तो आइए हम रब की कार्ब्स को देखते हैं। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि ल्यूकोसाइट्स को और क्या नाम देते हैं, एरिथ्रोसाइट को और हम क्या कहते हैं, या थ्रोम्बोसाइट को और क्या कहते हैं, या स्पिंडल सेल को और हम क्या कहते हैं। अब हम एक एक को करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा की बात। आइए देखते हैं कि प्लाज्मा है क्या और प्लाज्मा हमारे बॉडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। जहां तक दोस्तों प्लाज्मा की बात है, तो एक चीज और हम इसको क्लियर करते हैं कि प्लाज्मा है क्या। इसको जानने के लिए अगर हम एक सिंपल से टेस्ट ट्यूब में कुछ ब्लड ले लें, सपोज कर लें कि ये ब्लड हमने ले लिया और इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें। अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखने को। आप देखेंगे कि ये हमारा ब्लड जो है नीचे की तरफ ज़्यादातर चीज़ें यहाँ बैठ जाती हैं, यहाँ सेटल डाउन हो जाती हैं, और एक ऊपर में हल्का सा यहाँ लाइनिंग भी बन जाती है और बाकी ये पोर्शन भी बनता है। इस तरह से हम देखें मोटे तौर पे तो 3 पार्ट्स हमको देखने को मिलेगा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो सबसे नीचे हमारा ये बैठ रहा है ये पार्ट, इसको हम कहेंगे ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, RBC हैं। ये लाल रुधिर कणिकाएं सेटल डाउन हो जाती हैं। ये बीच में हम जो देख रहे हैं थोड़ी सी लाइनिंग जो हमको दिख रही है, इसको हम एक नाम दे सकते हैं, जैसे बफी कोट के नाम से। इसमें है क्या, आप देखेंगे कि इस बफी कोट के अंदर जो है हमारा RBC को छोड़ करके WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स ये देखने को मिलती हैं। तो इन्हें ही एक तरह से हम कहें कि WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स को एक और नाम हम देते हैं जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। और ऊपर भी हम जो देख रहे हैं ये हमारा है प्लाज्मा जो एक्स्ट्रा कलर का होता है, येलोइश होता है। इस तरह से हम देखें कि प्लाज्मा है क्या। तो प्लाज्मा को अगर हम जानना चाहें, कई बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा है क्या, तो उसमें कई तरह की चीज़ें दे दी जाती हैं। तो प्लाज्मा को अगर हम जानना चाहें तो आप ये देख रहे हैं कि प्लाज्मा इज इक्वल टू, हम क्या करें, ब्लड जो भी है उस ब्लड में से अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब WBC और ब्लड प्लेटलेट्स, अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम निकाल दें तो हमको देखने को क्या मिलेगा, वो प्लाज्मा होगा। तो इस तरह से प्लाज्मा की बात हमने की कि प्लाज्मा है क्या, यानी ब्लड में से हमको फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें प्लाज्मा प्राप्त हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये प्लाज्मा के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और क्या रोल हमारे बॉडी में इस प्लाज्मा का है। जहाँ तक हम प्लाज्मा के कंपोनेंट की बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी पाई जा रही हैं। देखिए प्लाज्मा एक तरह से
सबसे ज़्यादा जो इसमें चीज़ें पाई जाती हैं वो है पानी, H2O। ये प्लाज्मा का 92% पाया जाता है प्लाज्मा में। दूसरी बात, इसमें कुछ सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट। तो इन सॉल्यूट के बारे में हम जानेंगे, जो चीज़ें इसमें घुल सकें। तो सॉल्यूट में हम ये भी देखते हैं कि आयंस भी होते हैं, आयंस, जैसे क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा क्लोराइड आयंस इसमें पाए जाते हैं, फिर सोडियम का नंबर है, फिर पोटेशियम है, कैल्शियम है, और ये फास्फोरस PO4 और मैग्नीशियम। तो इस तरह से ये आयंस हमारे बॉडी में प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। साल्ट की हम बात करें, इसमें कुछ साल्ट भी पाए जाते हैं। जैसे हम साल्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये बफर का भी काम करता है। हम लोग देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में कि किस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिल करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके किस तरह से उसमें रोल प्ले करेगा, इसे भी हम लोग जानेंगे। ठीक इसी तरह से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फैट, अमीनो एसिड, etc। इसी तरह से इसके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि इस प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से दो चीज़ें पाई जा रही हैं। पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। ये सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो 1% के लगभग होती है। अब तीसरा जो इसका पार्ट है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। हम उसके बारे में जानेंगे। इसे जानने से पहले एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर दें। हाँ, जहाँ तक कई बार प्रश्न आता है कि ब्लड का pH क्या है, या मतलब ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल के केसेस में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, ये सब भी थोड़ी सी बात हम देख लेते हैं। जैसे ब्लड की बात अगर करें हम, तो ब्लड का जो pH होता है, और इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ओरिजिन की बात करें तो ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इसकी ओरिजिन जो है मीजोडर्मल होती है। और इसके pH की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि 7.2 से लेकर के 7.4 हल्का सा जो है एल्केलाइन होता है, ये क्षारीय होता है। और ये रेंज जो वेरी करती है, ये उस पर डिपेंड करता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एल्केलाइन होता है। और अगर ब्लड की मात्रा की अगर हम बात करें तो मेल में जो ब्लड होता है वो 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 8% होता है। और वहीं फीमेल के केस में 7% ऑफ
टोटल बॉडी वेट होता है। अगर हम 70 kg का एक व्यक्ति ले लें तो हम देखेंगे कि मेल अगर है वो तो 8 सत्ते 56 यानी 5.6 लीटर उसमें ब्लड होगा, और फीमेल के केस में 4.9 लीटर ब्लड होगा। नियरली जो है अगर अप्रॉक्स वैल्यू की हम बात करें तो मेल में 5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 4 लीटर ब्लड होता है। तो ये थोड़ी सी बातें हमने याद दिला दी कि ब्लड के अंदर जो है मेल और फीमेल के केस में उसकी मात्रा कितनी होती है, और इसका मीडियम क्या होता है, एल्केलाइल होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। अब आइए हम देखते हैं जो हमने प्लाज्मा की बात की थी, जिसमें हमने दो चीज़ों को देखा था कि किस तरह से सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा के अंदर जो है पानी पाया जा रहा है, और 92% के हिसाब से पानी ही पाया जा रहा है। और उसके बाद से हमने देखा था कि उसके अंदर घुले हुए विभिन्न प्रकार के जो साल्यूट हैं, चाहे वो आयंस की बात हो या हमने देखा कि उसमें विभिन्न प्रकार के साल्ट की बात हो, या भोज्य पदार्थ जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है, उनकी बात हो, और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो हैं, जो यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, इस तरह की चीज़ें हैं। और उसकी भी एक मात्रा होती है, आप जानते हो कि जैसे ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ग्लूकोज, या हमारे बॉडी के अंदर जो है यूरिया की मात्रा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं। फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें जब बढ़ती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे ये 30 होना चाहिए इसका अनुपात, इसी तरह से ये जो है 100 से लेकर के 180 होना चाहिए, इसी तरह से 80 to 100 होना चाहिए। अगर इनमें इंक्रीज़ होता है तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे यूरिया की मात्रा बढ़ जाना, यूरेमिया हो जाना, या फैट का मात्रा बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाना, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें फैट डिपॉजिट हो जाने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये सॉल्यूट जो है हमारे प्लाज्मा में घुले रहते हैं। साथ ही साथ इस प्लाज्मा के अंदर जो है हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के गैसेज भी घुली रहती हैं, इन गैसों के बारे में हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में जानेंगे। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन भी रहती है, घुली होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके माध्यम से परिवहन होता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो भी इसके अंदर घुले रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये रही बात हमारे प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले पानी की बात, और दूसरी बात हमारी रही उसमें कौन कौन से सॉल्यूट डिसॉल्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो इसका है वो है प्रोटीन। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। देखिए, प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है, यह 7% पाया जाता है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। पानी के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। तो इस प्रोटीन में भी आइए देखते हैं कितने तरह की प्रोटीन होती है। सबसे पहली जो हमारी प्रोटीन होती है वो होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये 4% पाई जाती है। ये हमारे बॉडी के अंदर 4% इसकी मात्रा होती है। जहाँ तक इसका प्रोडक्शन की बात है, ये कहाँ उत्पन्न होता है, तो हम देखेंगे कि ये एल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन है वो हमारे लीवर में पैदा होता है। दूसरी बात इसके संबंध में याद करना है कि ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। साथ ही साथ एबंडेंट है, प्रचुर मात्रा में एबंडेंट। जहां तक इसके फंक्शन की हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है इसका ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन में ये हमारा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऑस्मोरेगुलेशन है क्या? जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इनमें हमारा ब्लड है, प्लाज्मा भी है,
और हम जानते हैं कि ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। अगर इसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो गई तो ये पानी जो है ये बाहर निकल जाता है, इसमें रिटेन नहीं हो पाता है। ना रिटेन रहने के कारण जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ओडिमा हो जाती है, जिसको हम लोग सूजन कहते हैं। तो ये हमारा महत्वपूर्ण रोल है इसका, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, जो लीवर में उत्पन्न होता है और ये काम करता है। अब आइए देखते हैं हम दूसरे प्रकार के प्रोटीन को, जिसे हम क्लॉटिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन। इस क्लॉटिंग प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नियर अबाउट 0.6% होता है ये। इसमें दो चीजें निकल करके आती हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजिन। ये दोनों प्रोटीन ऐसी हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं। तो ये क्लॉटिंग प्रोटीन है। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्लॉटिंग प्रोटीन के बाद जो तीसरी प्रोटीन है वो क्या है और कैसे हमारे बॉडी के अंदर रोल प्ले करती है। आइए देखते हैं। अभी हमने देखा कि प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, क्लॉटिंग प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन, और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है हमारा ग्लोबुलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जहां तक इसकी बात हम करें, इसके परसेंटेज की बात करें तो हम देखेंगे कि 2.4%, 7% में से 2.4% ये ग्लोबुलिन ही होता है। अब ये फर्दर अगर इसको हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम देखते हैं कि ये पुनः जो है 3 भागों में बढ़ जाता है, इसके हम नाम देते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। These protein are very important protein which play a very vital role। ये प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर वाइटल रोल प्ले करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फा, जहां तक अल्फा प्रोटीन की बात है या बीटा प्रोटीन की बात है, ये दोनों प्रोटीन जो है लीवर के अंदर बनते हैं, हमारे लीवर में बनते हैं। दोनों का सिंथेसिस जो है लीवर में होता है। मोटे रूप से अगर इनके कार्य को देखें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, लीवर में हमारे सिंथेसाइज होते हैं। अब हम बात करेंगे गामा ग्लोबुलिन की। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये गामा ग्लोबुलिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नाम सुने होंगे गामा पहलवान का। गामा पहलवान को अपने देश का रुस्तमे हिंद भी कहा जाता है। ये अनबीटेबल थे, कद छोटा लेकिन थकने का नाम नहीं, हारने का नाम नहीं। तो गामा पहलवान के बारे में आप सर्च करिएगा और देखिएगा कि गामा
पहलवान अपने देश में किस तरह से अपने देश के लिए रुस्तम हिंद के नाम से जाने जाते हैं, काम किया है। तो ठीक उस याद करने के लिए हमने ये बातें ली हैं कि ये गामा पहलवान जिस तरह से दूसरे पहलवान से लड़ता है और उसको डिफीट करता है, उसको हराता है, उसी तरह से रब ने हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे हम गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसको और क्या कहते हैं और ये किस तरह से डिफरेंट टाइप्स का शेप आप ऑब्टेन करके हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स इंटर करते हैं उनको कैसे न्यूट्रलाइज करता है। आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गामा, जिस तरह से गामा पहलवान अपने देश के रुस्तम हिंद के नाम से जाने जाते हैं और वो तमाम पहलवानों को हरा चुके हैं, उसी तरह से अब हम देखेंगे कि ये गामा ग्लोबुलिन है क्या। जहाँ तक गामा ग्लोबुलिन की हम बात करते हैं तो इसका शेप वाई शेप होता है, वाई शेप का गामा ग्लोबुलिन होता है। जहाँ तक इसके बनने की बात है तो अभी हमने देखा कि अल्फा और बीटा ऐसे ग्लोबुलिन प्रोटीन थे जो हमारे लीवर में सिंथेसाइज हो रहे थे, लेकिन ये हमारा जो गामा ग्लोबुलिन है ये प्लाज्मा सेल्स से बनता है। जो लिम्फोसाइट्स में प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो इसको बनाती हैं। हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये दिखता कैसे है और कैसे विभिन्न रूप पकड़ करके जो माइक्रोब बड़े बड़ा खुश होकर के बड़े मौज मस्ती के साथ एक ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। आइए देखते हैं। हम जहाँ तक गामा ग्लोबुलिन की बात करें तो आइए इसके शेप को पहले देखते हैं कि ये होता कैसे है और दिखता कैसे है। जहाँ तक शेप की बात हम करें तो हम देखते हैं कि वाई शेप ही होता है, ये वाई जैसा ही दिखता है। ये देखिए वाई शेप होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो बड़ी चेन आपको दिख रही है वाई शेप, इसको हम हैवी चेन के नाम से जानते हैं, हैवी चेन। और ये जो हम चीजें देख रहे हैं इसको हम लाइट चेन के नाम से जानते हैं, लाइट चेन। तो इसमें दो तरह की चेन है, एक हैवी चेन है और दूसरी लाइट चेन है। अब ये हैवी चेन और लाइट चेन जुड़ी रहती हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। ये जो है डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी रहती हैं, यहां भी जुड़ी रहती हैं। एक चीज और हम देखते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करें तो ये जो हैवी चेन होती है ये कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। और ये जो चेन हमारी होती है लाइट चेन और हैवी चेन का जो आपस में मिलन है, जो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये वेरिएबल होती है। तो ये इसकी शेप होती है जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है और ये दोनों डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। ये इनकी शेप होती है। लेकिन इस संसार में सरवाइव करना ह्यूमन बीइंग्स के केस में इतना आसान नहीं है। तो इस सर्वाइवल के लिए प्रकृति ने, ऊपर वाले ने हमारे बॉडी के अंदर इस गामा ग्लोबुलिन यानी गामा रूपी पहलवान को हमारे बॉडी में फिट किया है। और जो बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रोब बहुत खुश होकर के, बहुत खुशी के साथ, मौज मस्ती के साथ एक बॉडी के अंदर इंटर कर रहे हैं ताकि बहुत मज़ा आएगा उसको खाने पीने में। तो उनको समाप्त करने के लिए, उनकी खुशी को गम में बदलने के लिए ये गामा पहलवान आता है। तो आइए देखते हैं कैसे गम में बदलता है उसको। तो इसको हम IG AMDE
IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ये इम्यूनोग्लोबिन, जो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन है, माइक्रोब के फ्यूचर को देखते हुए किस तरह का माइक्रोब हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह का एंटीजन होगा उस तरह का अपना ये रूप बदल करके उन माइक्रोब को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसे आप इस तरह से याद करेंगे, गम दे। जो माइक्रोब खुशी खुशी प्रवेश कर रहे हैं, बड़े मौज मस्ती में हैं, उनको गम देने के लिए, यानी परेशान करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनकी वायरुलेंसी को समाप्त करने के लिए ये हमारा गामा ग्लोबुलिन आता है। अभी हमने देखा कि ये जो गामा ग्लोबुलिन होता है ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, और एंटीजन स्पेसिसिटी के अनुसार ये जो हमारा एंटीजन स्पेसिसिटी है उसी के अनुसार ये अपना रूप बदलते हैं, और रूप बदल करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब को न्यूट्रलाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IgG की बात। जब हम IgG की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे बॉडी में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 70 to 80% इनकी मात्रा है गामा ग्लोबुलिन के, IgG की। जहां तक इसकी बात हम करें तो ये मोनोमर होते हैं, मोनोमर। लेट आता है, लेट अराइवल इनका होगा, लेकिन परसिस्टेंट लास्ट। लेट से तो आएंगे जरूर ये, लेकिन जल्दी थकते नहीं है। जैसे गामा पहलवान के बारे में आप सर्च करना कि छोटी कद की बॉडी है लेकिन वो थकते नहीं थे और अपने विरोधियों को परास्त कर देते थे। ठीक इसी तरह से यह IgG 70 to 80% पाया जाता है। ये मोनोमर होता है, लेट से आता है, लेकिन एक बार जब मैदान में आ जाता है तो डटा रहता है और तब तक फाइट करता रहता है जब तक इसके अंदर जान होती है, और माइक्रोब को न्यूट्रलाइज करता रहता है और लास्ट तक बना रहता है। और प्रायः ये सेकेंड रिस्पांस करता है, सेकेंडरी रिस्पांस होता है ये, यानी पहले ये नहीं आता। अभी हम देखेंगे कि जब हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब इंटर करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, और जब सब लोग थक जाते हैं तो कैसे यह सेकेंड टाइम में आता है और लास्ट तक बना रहता है। तो ये ऐसा IgG है, यानी जो 70 to 80% पाया जाना, मोनोमर का होना, लेट अराइवल आना, परसिस्टेंट लास्ट तक बने रहना, सेकेंड इम्यून रिस्पांस करना। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो बच्चा माँ के भ्रूण में, माँ के गर्भ में पल रहा होता है, हम जानते हैं कि प्लेसेंटा होता है और इसकी दीवारें होती हैं। उन दीवारों को भेद करके किसी माइक्रोब को या किसी अन्य चीज़ों को प्रवेश करने का साहस नहीं होता है। इनमें से किसी की ऐसी औकात नहीं है, चाहे वो A हो, चाहे M हो, चाहे D हो, चाहे E हो, कि इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके फोइटस को, जो भ्रूण इसमें पल रहा है, उसको मार सके या उसको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन ये IgG ऐसा है कि इट हैव कैपेसिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा एंड किल द माइक्रोब विच आर प्रोवाइडिंग सफरिंग टू द फोइटस। एक ऐसा ये IG है कि माँ के अंदर अगर भ्रूण पल रहा है और कोई माइक्रोब गलती से उसमें या किसी भी तरह से इंटर कर गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए यही पहुंचता है और इसको समाप्त कर देता है। इसके इम्पॉर्टेंट रोल को हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फोइटस जो है, एम्ब्रियोनिक फोइटस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसे भी हम जानेंगे इसके रोल को। तो ये हमारा रहा IgG
जो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके जो माँ के अंदर भ्रूण पल रहा है उसकी सुरक्षा करता है। आइए देखते हैं दूसरा जो हम ए की बात करते हैं, IgA। IgA की जब हम बात करते हैं तो इसे हम अल्फा ग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। ये अल्फा ग्लोबुलिन जो है ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये सीरम एंड सिक्रीशन दोनों में पाया जाता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है। जो हमारे जो टीयर्स हैं, टीयर्स जो आंसू हैं, जो स्लाइवा है, इसमें पाया जाता है। और कोलेस्ट्रम, सबसे महत्वपूर्ण बात, कोलेस्ट्रम जो माँ का पहला दूध होता है उसमें ये पाया जाता है। और बच्चे को जब माँ का दूध दिया जाता है तो बच्चा जो है इम्यूनाइज हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे माँ का दूध पिए रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन जिन बच्चों को माँ का दूध ये नहीं मिलता है तो समस्या में वो फंसे रहते हैं आगे चल करके। इसलिए माँ का ये पहला दूध जो कोलेस्ट्रम है इसे बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। जहाँ तक इसकी परसेंटेज की बात की अभी हमने, तो इसको हम देखते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर 6% पाया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे की बात करेंगे, यम, IgM। IgG की बात हम करें तो अभी हमने देखा कि IgG में वो मोनोमर था। एक बात और यहां बताता चलूं, ये डाइमर होता है। ये हमारा जो है डाइमर होता है। अब हम बात करेंगे IgM की बात करेंगे। ये हमारा जो है पेंटामर होता है और 13% पाया जाता है। यम से ही आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही शक्तिशाली है। मोनोमर है ये, मोनोमर कह रहे हैं, पेंटामर है। और ये सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट वेरी हैवी मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, हैवी मॉलिक्यूलर वेट। तो हैवी मॉलिक्यूलर वेट है, पेंटामर है, 13% पाया जाता है, इसलिए ये सबसे पहले आता है, फर्स्ट अपीयर। सबसे पहले जो भी माइक्रोब हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं उनके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सबसे पहले यही आता है और माइक्रोब से फाइट करता रहता है। ये है हमारा IgM। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं E की, IgE। तो इसको हम एप्सिलॉन भी कहते हैं। पहले डी को देख लेते हैं, IgD। तो इसे डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। जहां तक इसकी मात्रा की बात करें अगर हम, तो 0.2% हमारी बॉडी में पाया जाता है। और ये इसका काम अगर आप देखोगे तो ये जो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गए हैं उनको एक तरह से कहें कि रिसीव करता है या उन्हें रिसीव करके एंटीजन को बाइंड कराता है, जिसके कारण वो बड़े आसानी से मारे जाते हैं। सबसे लास्ट जो है हमारा IgE, जिसे हम एप्सिलॉन के नाम से भी जानते हैं। एप्सिलॉन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बात और बताता चलूं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, सबसे कम कौन पाया जाता है, तो IgG ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये मतलब मैक्सिमम है ये, और ये हमारा मिनिमम होता है। मिनिमम परसेंट इसकी होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है और सबसे कम कौन पाया जाता है। तो सबसे कम ये होता है एप्सिलॉन। तो ये हमारा
एंटी एलर्जिक रिस्पांस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के मोटे मोटे कार्य आप जानते हैं कि प्लाज्मा जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, हार्मोन को ले जाने में, पीएच को मेंटेन करने में, ये सारे काम हमारे प्लाज्मा के हैं।